Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You are watching daily editorial analysis covering 10th May 2022. इस वीडियो में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे. We're going to discuss the power crisis in India. Then we'll talk about the standard model particle physics and followed by search algorithm. So these are the three important articles that we are going to cover in this video lecture. So let's begin with it. शुरुआत करते हैं. हमारा आज का पहला आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ अबाउट डीलिंग विद द पावर क्राइसिस इन इंडिया एंड जीएस पेपर 3 से मेनली हम इसे रिलेट कर पाएंगे बिकॉज दिस कैन बी रिलेटेड विद द मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज टॉपिक ऑफ जीएस पेपर 3. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी रेलिवेंस है. स्पेशली यहाँ से आपको इंडिया की कोल प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए. यू शुड नो द रिन्यूएबल एनर्जी एंड CEEW. विल टॉक अबाउट द काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर. ये काउंसिल भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है. मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का जो पावर सेक्टर है उसकी कोल डिपेंडेंसी एक इम्पॉर्टेंट इशू है एंड रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं. सो इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में इंडिया जो करंटली पावर क्राइसिस फेस कर रहा है उसका सिनेरियो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है. जो डेली पीक पावर शॉर्टेज है वो राइज कर चुकी है टू 10,778 मेगावाट्स एंड जो एनर्जी डेफिसिट है इट हैज़ रीच्ड 5%. नेशनल लेवल पे 5% डेफिसिट पहुंच चुका है बट देयर आर सम स्टेट्स जो कि अप टू 15% का बहुत ही स्टीप डेफिसिट एक्सपीरियंस कर रही हैं. कंसिक्वेंटली जो डिस्कॉम्स हैं दे हैव रिजॉर्टेड टू लोड शेडिंग एंड फॉर दिस दे आर रिजल्टिंग इन लॉन्ग आवर्स ऑफ आउटेज फॉर मेनी हाउस होल्ड्स एंड राशन सप्लाई फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सबसे पहले ये समझना होगा कि इंडिया में ये जो पावर क्राइसिस आया है इसका रीज़न क्या है. सो दी depleting coal supplies at the thermal power plants, this has resulted this crisis. However, ये कोई न्यू फिनोमिना नहीं है. ये शॉर्टेज ऑलमोस्ट हर एक साल होती है. Despite of various measures taken by the government, we have still not succeeded in overcoming this problem. So now, unless this underlying issue और ये जो structural problem है जब तक ये address नहीं होती, दिस क्राइसिस वोंट बी द लास्ट वन टू आकर. इसका जो एरिथमेटिक सोल्यूशन है वो यही है कि जो कोल पावर प्लांट्स हैं मेक श्योर दैट दे हैव स्टॉक पाइल इनफ फ्यूल. सो फ्रॉम दिस आर्टिकल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कोल डिपेंडेंसी फॉर पावर इन इंडिया, व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज फॉर द पावर क्राइसिस एक्सेप्ट फॉर द कोल, देन व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. ये कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इंडिया के अंदर पावर पे जो हम कोल डिपेंडेंसी देखते हैं, देयर इज़ कोल डिपेंडेंसी फॉर पावर इन इंडिया. व्हाट इज़ दिस, लेट्स अंडरस्टैंड. सो एज ऑफ सितंबर 2021 जो थर्मल पावर है, अब थर्मल पावर क्या है? पावर विच इज़ जनरेटेड बाय बर्निंग कोल, गैस एंड पेट्रोलियम. दिस इज़ कॉल्ड एज थर्मल पावर. तो 2020 सितंबर 2021 तक इंडिया में थर्मल पावर ऑलमोस्ट 60% कंप्राइज करती है ऑफ द इंडियाज़ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन पावर जनरेशन. हमारी टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी में से 60% सिर्फ और सिर्फ थर्मल पावर का शेयर है. एंड जो कोल बेस्ड पावर जनरेशन है इट हैज़ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 210 गीगावाट्स ऑफ द टोटल 396 गीगावाट्स. तो जिससे कि अबाउट 53% इंडिया का जो टोटल पावर कैपेसिटी है दैट इज़ ऑन मार्च 2022. मार्च 2022 तक आते आते 53% ऑफ इंडियाज़ टोटल पावर कैपेसिटी में से हमारे पास 53% जो आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम कोल बेस्ड पावर जनरेशन. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से ये सारा हम इशू देख रहे हैं वो ये है कि इंडिया अराउंड 20% जो थर्मल कोल रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें इंपोर्ट करता है. ये एक बड़ा क्लॉज है. एंड अकॉर्डिंग टू CEEW, Council on Energy, Environment and Water Assessment,
there is a disproportionate share of generation which comes from the older inefficient plants, while the newer and efficient one remains idle for want for favorable coal supply contracts and power purchase agreement. जो हमारे पास पहले के जो बने हुए हैं इनएफिशिएंट जो प्लांट्स हैं, दे आर गेटिंग डिसप्रपोर्शनेट शेयर, लेकिन जो एफिशिएंट वंस हैं दे आर स्टिल रिमेनिंग आइडल बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर द फेवरेबल कोल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स, द पावर परचेज एग्रीमेंट्स. And after this we need to understand what can be the possible causes for this power crisis. Now पहला बड़ा cause है the revival of economic activity. Now जो हीट वेव्स हैं और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिवाइवल हुआ है आफ्टर कोविड-19 डिसरप्शन, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ चुकी है. इसमें हीट वेव का भी रोल है, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का भी रोल है. अप्रैल 2022 में जो एवरेज एनर्जी रिक्वायरमेंट है इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 4,512 मिलियन यूनिट्स. इससे पहले 3,941 मिलियन यूनिट्स था, लेकिन अप्रैल में आते आते ये इंक्रीज़ हो गया टू 4,512 मिलियन यूनिट्स, अगर हम इसे 2021 के कंपैरिजन में कंपेयर करें. तो जो ओवरऑल ग्रोथ हुई है दैट इज़ ऑफ 14.5%. And if we compare this to the average of year-on-year growth, then it is of around 5%. अगर अकेला हम मार्च से अप्रैल का जंप देखें तो दी डिमांड जो इंक्रीज़ हुई है दैट इज़ बाय 6.5%. नाउ रेलवेज़ जो कि डोमिनेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, दे आर ऑल्सो फेसिंग हायर पैसेंजर ट्रैफिक ऑन दी शेयर ट्रैक्स नाउ. इसके अलावा एक और बड़ा पॉइंट है दैट इज़ इनएफिशिएंसी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स. Now with 236 gigawatts of thermal power plants which are running much below their capacity, 59% capacity utilization पे ये काम कर रहे हैं. So India could have managed this demand surge by ramping up the thermal generation. लेकिन जो thermal power plants हैं उनकी जो inability है to ramp up the power generation, this can be explained by the critical coal stockpile levels at the plant sites. Thermal power plants को स्टॉक पाइल्स मेंटेन करनी होती हैं, अप्रॉक्सीमेटिंग 2 to 3 weeks of fuels needed. So more than 100 plants are operating with fuel stocks below 25% of the required level, and over half of these stocks are below 10% as well. Then there is another issue of cash flow problem in the electricity sector. So basically the DISCOMs are unable to recover their cost, and this has resulted in the outstanding dues of over 1 lakh crore. And ये जो dues हैं ये power generation companies के पास रह गए हैं. Consecutively जो power generation companies हैं उन्होंने जो default है ये payments के ऊपर डाल दिया है to the Coal India Limited. तो DISCOMs recover नहीं कर पा रहे हैं, इससे पावर जनरेशन कंपनीज़ के साथ उनके ड्यूज़ रह चुके हैं. पावर जनरेशन कंट्रीज़ का जो पेमेंट इशू है वो कोल इंडिया लिमिटेड के साथ हो चुका है. स्पेशली आफ्टर फॉलोइंग द यूक्रेन वॉर, जो इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट है वहाँ पे कोल प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुके हैं ऑफ ओवर 400 अ टन. 2020 में कोल प्राइसेस $50 अ टन थे, जो कि इंक्रीज़ होके $4 अ टन हो चुके हैं. Then there is one more perspective of DISCOM losses as well. DISCOM loss की अगर हम बात करें, so despite we see इंडिया में पावर सेक्टर की बात जब हम करते हैं तो from last 2 decades बहुत रिफॉर्म्स हुए हैं, but the aggregate losses of the DISCOM, the रिफॉर्म्स के बावजूद भी जो लॉसेस हुए हैं 2019 and 20 में this stands at 21%. So this is reflective of both operational inefficiency and the poor recovery of dues from the consumers. This includes those affiliated with the state government and municipal bodies. So these loans are also the reason for DISCOMs for not being able to pay the generators on time. तो जिसकी वजह से कोल इंडिया के पास जो पेमेंट डिले है वो होनी शुरू हो चुकी है, and therefore they are reluctant to supply coal on request. Plus it is accompanied by the multiple structural fault lines. Now पहला तो हमारे पास देर इज़ क्रॉनिक इंसॉल्वेंसी ऑफ द डिस्कॉम, इसकी वजह से जो अपस्ट्रीम सप्लाई चेन है वो डिसरप्टेड ही रहती है.
सेकेंडली जो यूटिलिटीज़ हैं दे डू नॉट अंडरटेक द इफेक्टिव रिसोर्स प्लानिंग, अच्छे से रिसोर्स प्लानिंग नहीं हो पाती है. Moreover, the blame game is inevitable. In every crisis, states blame center for the faulty coal allocation and dispatch. Center blames state for their inability to pay the upstream suppliers. तो जो result है, it is basically the band-aid solution, basically to suppress the crisis rather than to fix the structural fault lines. Now, if we talk about the way forward, what could be the solution? सबसे पहले तो देर इज़ नीड टू चेंज आर प्लानिंग फ्रॉम वन प्राइमरली मैनेजिंग दिस स्कार्सिटी टू वन ऑफ फ्लेक्सिबल रिजिलियंसी. सिर्फ स्कार्सिटी को मैनेज नहीं करना है, वी नीड टू मूव टूवर्ड्स फ्लेक्सिबल रिजिलियंसी एज वेल. वी नीड टू इंट्रोड्यूस फीडबैक लूप्स इन द सिस्टम ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं दे हैव बोथ द कैरेट्स एंड स्टिक्स. So incentives to achieve and exceed the compliance, but the repercussions if they don't. So policy का जो focus होना चाहिए that should be on the long term structural solutions, जिससे कि जो जो distribution है financial viability की वो address हो सके और एक resource planning को लेकर एक robust mechanism हमें develop करना होगा. Then we also need to create an enabling ecosystem to make sure कि हर एक power plant efficiently work कर रहा है. With more than 90% of the power being procured through the long term contract, तो जो discoms हैं they have little incentive to dynamically assess and manage the demand. तो जो discoms हैं they should be enabled to undertake the smart assessment and management of demand. Then we need to revisit the fuel allocation as well. Supporting the priority dispatch of efficient plants could help India to reduce the coal demand by up to 6%. जो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है उसका 6% कोल डिमांड हम कम कर सकते हैं. एंड वी शुड सेट असाइड मोर कोल फॉर द टाइम्स ऑफ क्राइसिस. आफ्टर दिस जो नी जर्क रिएक्शन है जो करंट क्राइसिस में देखने के लिए मिल रहा है, दिस जनरेट्स प्रेशर टू रीडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू फॉसिल रिसोर्सेज. तो इससे जो इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन एफर्ट्स हैं वो यहाँ पे रिस्क होते हैं. Coal dependency is neither predictable or it's not even cheap. So जो strategic approach है हमारी energy transition की तरफ जो कि basically low cost power promise देती है of renewable energy and the opportunities of diversification in energy mix, ये एक critical है ताकि ये जो power shortage चल रही है इसे address किया जा सके. And then we need a middle term solution to solve the crisis as well. Now, India is expected कि जो current coal shortage है इसे tied up कर दिया जाए, tied over कर दिया जाए. But the only way it can secure its long term energy security is by ramping up the production of renewables. हमें हमारे renewables को ramp up करना होगा. However, मीडियम टर्म की अगर हम बात करें तो हमें हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोल माइनिंग फैसिलिटीज़ का वी नीड टू अपग्रेड इट. हमें जो एग्जिस्टिंग माइंस हैं उनको ओपन अप करना होगा टू द प्राइवेट सेक्टर फॉर माइनिंग एंड टू ऑगमेंट द सप्लाई ऑफ कोल. ना अगर ये नहीं करते हैं तो इससे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है इन द सप्लाई एंड दिस हैज़ अ वेरी ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स एज वेल. And also we need to focus on the domestic production and to reduce the imports. हमें जो domestic production है उसे increase करना होगा and we need to reduce and avoid imports altogether. This is an imperative. And ये एक तरह का enabler है जिसके through we can dispense with the requirement of the fresh energy clearances. And also India must invest in the deployment of clean coal technologies throughout the coal value chain. एंड जो माइनिंग ब्लॉक्स हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को एलोकेट करना चाहिए. जो प्राइवेट कमर्शियल माइनिंग जो होगी इट्स नाउ बीइंग लीगल मे बी हेल्प्ड टू गेट इनटू द प्रोडक्शन एट द अर्लीस्ट. सो बाय डूइंग सो जो हमारी हायर कोल इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, जो कॉन्जिक्यूटिव हर साल इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन जो आता है वो यहाँ से मॉडरेट हो सकता है. गिवन दैट इंडिया की जो डेवलपमेंट एस्पिरेशंस हैं, इंडिया की जो पावर डिमांड है, इट इज़ सेट टू राइज सब्सटैंशियली एंड दिस विल बिकम मोर वेरिएबल. एंड जिस तरह से क्लाइमेटिक और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं,
This basically underscored the need to become more efficient in the way we generate, we distribute, and we consume the energy. We need to act now for the long-term resilience of the India's power sector. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है. This topic becomes important from GS paper 3 point of view, keeping science and technology in mind. So let's understand why this entire issue is in news. तो recently Science magazine में एक report publish की गई है. The researchers from the Collider detector at Fermilab CDF collaboration in US. And इस रिपोर्ट में ये स्टेट किया गया that they had made a precise measurement of the mass of the so-called W boson. कि उन्होंने W boson का जो मास है वो डिटेक्ट कर लिया है. And they claimed that this precisely established value did not match with what was predicted by the estimates based on the particle physics standard model. And ये डिस्कवरी काफ़ी क्रूशियल है बिकॉज दिस बेसिकली इंडिकेट्स कि जो हमारा स्टैंडर्ड मॉडल डिस्क्रिप्शन है ये अभी भी इनकम्प्लीट है. तो सबसे पहले समझते हैं दैट व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स. नाउ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स ये करंटली बेस्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर डिस्क्राइबिंग द यूनिवर्स मोस्ट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स. इट डिस्क्राइब्स दैट हाउ ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ क्वार्क्स. क्वार्क्स फर्दर किसका बना हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का बना हुआ है. एंड लेप्टॉन्स. लेप्टॉन्स बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कि जितना भी मैटर है वो क्वार्क्स और लेप्टॉन्स से बना हुआ है. क्वार्क में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाते हैं, लेप्टॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है. एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ द फोर्स इज कैरिंग द पार्टिकल्स विच आर द पार्ट ऑफ लार्जर कैटेगरी ऑफ बोसॉन्स and how it affect the quarks and leptons. जो स्टैंडर्ड मॉडल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन करता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स इनको डिस्क्राइब करता है. एंड जो 3 ऑफ द 4 बेसिक फोर्सेस हैं दीज ओनली कंट्रोल द यूनिवर्स. जो फोटोन्स हैं दे कैरी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस की इंट्रैक्शन इंक्लूड होती है. एंड द स्ट्रॉन्ग force is carried by gluons. These are the bonds atomic nuclei together to keep them stable. तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है that have fueled our sun and the other stars for the billions of years are caused by the weak force which is carried by W and Z boson. Gravity is the 4th basic force. एक तो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्स. The 4th force is gravity. एंड जिसे लेकर अभी स्टैंडर्ड मॉडल इट इज़ अनएबल टू क्लियर द एक्सप्लेनेशन दैट हाउ ग्रेविटी इज़ द 4th बेसिक फोर्स. आफ्टर दिस पार्टिकल फिजिक्स की हम बात करें इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाई एनर्जी फिजिक्स. नाउ पार्टिकल फिजिक्स में जो पार्टिकल्स हैं उनका नेचर स्टडी किया जाता है, दोज पार्टिकल्स दैट मेक अप मैटर एंड रेडिएशन. तो पार्टिकल फिजिक्स में जो इरिड्यूसिबली स्मॉलर मेजरेबल पार्टिकल्स हैं उनकी स्टडी की जाती है और उनका जो आपस में अंडरलाइंग इंटरैक्शन है जो कि उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है दैट इज स्टडीड इन पार्टिकल फिजिक्स. देन कम्स क्वार्क. क्वार्क क्या है? तो याद रखिएगा दैट क्वार्क इज़ द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मैटर एंड इट इज़ डिफाइंड एज एन एलिमेंट्री पार्टिकल. जो क्वार्क्स हैं ये कंबाइन होते हैं. They combine and they produce a composite particle which is called as hadrons, which is more stable, of which are neutrons and protons, which are component of the atomic nuclei. After this comes proton. Proton is a stable subatomic particle. It has positive charge and it is equal in magnitude to the electron charge. Proton का charge और electron का charge ये magnitude में similar है. While there are studies, while studying the streams of ionized gaseous atoms and molecules from which ions had been stripped, so it has been identified that there is a positive particle equal in mass of the hydrogen atom. ये J.J. थॉमसन, विल्हेम वेन ने इनको डिस्कवर किया था. आपने छोटी क्लासेस में साइंस के अंदर पढ़ा होगा. एंड देन कम्स रदरफोर्ड. He showed that nitrogen under the alpha particle bombardment ejects what appears to be the hydrogen nuclei.
और 1920 में he had accepted the hydrogen nucleus as an elementary particle, naming it proton. Then comes neutron. Neutron एक neutral subatomic particle है. It is the constituent of every atomic nucleus except for the ordinary hydrogen. Neutron was first discovered in 1932 by English physicist James Chadwick. And then finally comes electron. Electron, it is the lightest stable subatomic particle. It carries negative charge and the electron is considered nearly massless in comparison to proton and neutron. जो electron mass है, it is not included in the calculating the mass number of an atom. जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनको 1897 में डिस्कवर किया गया था बाय द इंग्लिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ कैथोड रेज. ना जो ये स्टैंडर्ड मॉडल है इसकी अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो इट हैज़ लिमिटेशंस. हाउएवर टू अंडरस्टैंड यूनिवर्स इन डिटेल सक्सेस हुई है. ना अगर हम हिग्स बोसन की बात करें फॉर एग्जांपल, सो दिस गिव्स मास टू क्वार्क्स and the charged leptons like electrons and W and Z bosons. However, we don't know कि ये जो Higgs bosons हैं they also lend mass to the neutrinos or not. Neutrinos को ये mass देता है या नहीं देता, which are basically ghost particle that interact with other matters in universally very rarely. And furthermore, scientists also believe that around 95% of the universe is not composed of ordinary stuff as we know it. There is dark matter and dark energy which do not fit into the standard model, and this make up the large part of universe. कुछ और facts की अगर हम बात करें जो कि important हैं with respect to standard model of particle physics. So there are only 3 types of matter particles in the ordinary matter, including every atom in the periodic table, जो elements आते हैं. Then up and down quarks which make up the protons and neutrons in the nucleus, and electrons that surround the nucleus. So it took a very long time to complete the standard model. So J.J. Thomson discovered electron in 1897, and the physicist as the Large Hadron Collider discovered the Higgs boson, which was the final piece of puzzle, and the Higgs bosons were discovered in 2012. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल सर्च एल्गोरिदम से रिलेटेड है. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सर्च एल्गोरिदम इन एक्शन. सो जो एल्गोरिदम्स हैं ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं फॉर एनी सर्च इंजन बिकॉज दे प्रोसेस मिलियंस ऑफ वेब सर्चेस एवरी डे. So with the quantity of information that is available internet, it is growing steadily. So जो search algorithms हैं, they are also becoming increasingly complex. They are raising privacy and other concerns, and they are drawing more attention of the regulators. And even recently, UK का जो digital watchdog है, they said that they will take a closer look at the algorithm, seeking views on the benefits and the risk of how sites and apps use the algorithm, as well as the inputs on the auditing algorithm and the current landscape and the role of the regulators. तो पूरा का पूरा एल्गोरिदम का जो इशू है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही समझाया गया है कि एल्गोरिदम किस तरह वर्क करता है, हाउ आर दे डेवलप्ड, व्हाट आर दी नेगेटिव साइड्स. अगर हम जो करंट स्टेट एल्गोरिदम की देखें, what are the main concerns? This is what has been discussed in this particular article. तो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो एल्गोरिदम क्या है? इट इज़ बेसिकली द सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ओके, एंड इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन. वी कैन यूज़ दिस इंस्ट्रक्शंस टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो सर्च इंजन क्या करता है? सर्च इंजन यूज़ अ नंबर ऑफ एल्गोरिदम टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, and prior to displaying the relevant result on the individual's search request. आपने सर्च का बटन दबा दिया, लेकिन तब जब इससे पहले कि रिजल्ट को शो किया जाए उतने टाइम में जो सर्च इंजन है वो काफ़ी एल्गोरिदम्स परफॉर्म करता है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है. यहाँ पे हम टेक गायंट अल्फ़ाबेट इंक्स गूगल की बात करें, whose flagship product is Google search engine. It is a dominant player in search market.
हम जब भी कहते हैं सर्च कर लो, गूगल कर लो, बिकॉज गूगल इज़ द डोमिनेटिंग सर्च इंजन. नाउ ये जो सर्च इंजन है, दिस प्रोवाइड्स रिजल्ट टू द कंज्यूमर्स विद द हेल्प ऑफ द रैंकिंग सिस्टम. गूगल का जो रैंकिंग सिस्टम है उसके बेसिस पे ये सर्च रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, एंड विच आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ ब्रॉड सेट्स ऑफ एल्गोरिदम, so that basically sorts through the web pages in its search index to find the most appropriate result in quick time. तो जो सर्च एल्गोरिदम है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, लाइक वर्ड्स, एक्सप्रेशंस ऑफ द यूजर्स क्वेरी, रेलेवेंस, यूजेबिलिटी ऑफ पेजेस, एक्सपर्टीज ऑफ द सोर्स, यूजर्स लोकेशन, सेटिंग्स, all according to the firm. So while Google captures this a very significant chunk of general search market, there are other alternatives also. There is Microsoft's Bing, DuckDuckGo, these are also available for users to explore, but ज़्यादा dominating Google का capture है. Then इसके बाद जो privacy focused search engines हैं, they claim that it does not collect or share users' personal information. But January में market leader Google generated 61.4% of all core search queries in US according to the database company Statista. And during the same period of time, Microsoft sites handled a quarter of the search queries in United States. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि when someone makes a search, तो जो search engine है वो algorithms apply करता है कि जो रेलिवेंट कंटेंट है उसे प्रेजेंट किया जाए एंड शो इट टू दी सर्चर्स. एंड देन जो सर्च इंजन है, दे सेंड आउट देयर क्रॉलर्स विच फॉलो द लिंक एंड फाइंड द वेब पेज, एंड देन दे इवैल्यूएट द साइट यूजिंग द मेटा डाटा एंड कीवर्ड्स. And then the crawlers, they move between the pages and they build a picture of type of content and keywords group. And then this crawlers save the information in index and this data which is stored there in worldwide, and then it is presented. ये जो process हो रहा है, this is algorithm. So how are they developed? तो जो algorithm है, they are basically built using the historical data for specific purpose. मतलब एक बार जब develop हो गया, they go through frequent updates from the companies to enhance the quality of search engine results which are presented to the users. Most large search engines, they provide bank on machine learning to automatically improve their users search experience, जिसमें जो patterns हैं वो identify किया जाता है by the previous decision that they made to that, उसको देखते हुए कि वो future में क्या decision लेंगे, तो identifying patterns को बनाए जाते हैं. Over the years, गूगल ने अपना सर्च एल्गोरिदम डेवलप कर दिया है एंड दे हैव अपडेटेड दिस कॉन्स्टेंटली. एंड कुछ मेजर अपडेट्स जैसे कि पांडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, रैंक ब्रेन, मेडिक, पिजन, पेडे, ऑल ऑफ दीज मेजर अपडेट्स वर मेंट टू एनहांस सम फंक्शंस एंड टू एड्रेस सम इश्यूज. एंड मार्च में उन्होंने एक और अपडेट इंट्रोड्यूस किया विच वाज, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्रूव द सर्च इंजन्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट रिव्यूज़. और जो सर्च इंजन्स हैं, दे एक्सर्ट ह्यूज कंट्रोल ओवर विच साइट्स कंज्यूमर कैन फाइंड. सो एनी चेंजेस और अपडेट्स इन द एल्गोरिदम could also mean that the traffic is steered away from certain sites and businesses, and this would have negative effect on their revenue. Finally, इसके negative impacts की अगर हम बात करें तो जो current state है algorithm की, so they manipulate and they change the consumer perception. तो ये जो सर्च एल्गोरिदम्स हैं, दिस कैन बी यूज टू पर्सनलाइज दी सर्विसेज इन वेज दैट आर डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट. सो इससे क्या होता है कि जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं, दे कैन बी मैनिपुलेटेड. तो इससे जो चॉइसेस हैं वो रिड्यूस हो सकती हैं. आर्टिफिशियल चेंज कंज्यूमर की परसेप्शन में आ सकता है. एडिशनली, फर्म्स कैन ऑल्सो यूज दीज एल्गोरिदम्स to change the way they rank the products on website as well. So they can prioritize their own product, excluding their competitors. ये एक बड़ा issue है. Some of these concerns have even caught the eye of regulators, जिसकी वजह से जो search algorithms आए हैं, they have also come under the scrutiny. यूरोपियन कमीशन ने गूगल को 2.42 बिलियन यूरोस का फाइन दिया था for abusing its market dominance as a search engine by giving illegal advantage to another Google product. And इसके comparison में जो shopping service आ रही थी.
So moreover, under the Commission's proposal on the Digital Services Act, यूरोपियन यूनियन में जो डिजिटल सर्विसेज एक्ट आ रहा है, वहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए ट्रांसपेरेंसी मेजर्स की बात हो रही है. On a variety of issues, it is one of the important issues. This includes the algorithms which are used for recommending the content or the products to users, which are expected to come into force. So majority of algorithms, they are used by the private firms online. They are currently subject to little or no regulatory oversight. यूके का जो कंपटीशन है, जो मार्केट अथॉरिटी है, वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं अपनी स्टेटमेंट में दैट वी नीड मोर मॉनिटरिंग एंड एक्शन इज़ रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेटर्स. तो मेन कंसर्न अगर हम देखें तो वो यही है कि जो सर्च जायंट ट्रैकर्स हैं, दे हैव बीन दे हैव एलिजिबली बीन फाउंड ऑन मेजॉरिटी ऑफ द टॉप मिलियन वेबसाइट्स एज पर द DuckDuckGo ब्लॉग पोस्ट. तो इसका मतलब ये है दे आर नॉट ओनली ट्रैकिंग व्हाट यू सर्च, but they are also tracking which websites you visit. They use all of your data for ads that follow you around the internet. ये हम देखते हैं, कुछ सर्च किया तो उसी चीज़ की एड्स आनी शुरू हो जाती हैं. So according to the Council of Europe study, the use of data from profiles, including those established based on data collected by the search algorithm or search engine, this directly affects the right to person's informational self-determination rather. मोस्ट ऑफ द जो गूगल का जो रेवेन्यू आता है, दिस कम्स फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट एंड सच एज दोज इट शोज कंज्यूमर्स इन रिस्पॉन्स टू अ सर्च क्वेरी. एंड DuckDuckGo, in addition to this, it provides an alternative to the Google search engine. It offers mobile apps and desktop browser extension to protect the user's privacy while browsing the web. तो ये जो प्राइवेसी फोकस्ड फर्म है, उन्होंने अपने ब्लॉग पोस्ट में ये भी कहा कि there is editorialized results which are informed by the personal information Google has on people, like their search, what are they browsing, उनकी purchase history क्या है. This puts into a filter bubble which is based on what Google's algorithm think that they are most likely to click on. So algorithms को use किया जाता है to deliver the results. This could vary from one search engine to another. जब यूज़र अपनी क्वेरी इनपुट करता है तो जो रिज़ल्ट आते हैं वो डिफ़र कर सकता है. मोर ओवर, रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंट यूज़र्स वुड बी रेयरली सिमिलर, क्योंकि जो अगर आप सेम चीज़ भी सर्च कर रहे हो तो एल्गोरिदम बहुत सारे फैक्टर्स लेके चलता है टू शो यू द रिजल्ट्स. Therefore, algorithm play a very crucial role, for search engines as they process millions of web searches every day. So with the quantity of information that is available on the internet, it is growing steadily. तो जो algorithm है वो भी complex हो रहा है. It is raising the privacy and other concerns, and it is drawing the attention of the regulators. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.